अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्टाइल्स। मैंने आपसे इससे पहले जब कभी बात की है तो हमने कोशिश की है कि हम ऐसे को एज सिंपल एज पॉसिबल रख सकें, और हम कोशिश करें कि हमसे ऐसे के अंदर तकरीबन तमाम नेसेसरी जो है इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के बाद हमने उसमें आउटलाइन डेवलपमेंट को देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग को देखा, हम लोगों ने थीसिस राइटिंग को देखा, हमने कंक्लूजन लिखने को देखा, हमने इंट्रोडक्शन लिखने को देखा, इंटरवीनिंग पैराग्राफ्स को लिखने को देखा। सॉरी, मैं थोड़ी सी तरतीब डिफरेंट कर रहा हूँ इसमें, मगर अगर तरतीब देखी जाए तो हमने इस तरतीब को तकरीबन तकरीबन फॉलो किया है कि हमने कोशिश की है कि सबसे पहले हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तरफ आएँ, रीडिंग के बाद हम पैराफ्रेजिंग की तरफ आएँ, उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ जाएँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम ऐसे टॉपिक सिलेक्शन पहले कर चुके होते हैं, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आउटलाइन की डेवलपमेंट की तरफ आएँ, आउटलाइन की डेवलपमेंट के बाद हम जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद हम अपने इंटरवीनिंग पैराग्राफ्स लिखें, और उसके बाद हम अपना कंक्लूजन लिखें, एंड वी आर डन विद आवर ऐसे। यहाँ हमने ये भी पढ़ा कि हमने थीसिस स्टेटमेंट्स को पिछले लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो हमें ये भी पता है कि हमें थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, कैसे उसे लिंक करना है अपने मेजर जो सबसे बड़ा मेजर आइडिया है ऐसे का, उसे कैसे लिंक करना है अपने माइनर आइडियाज़ के साथ। हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे राइटिंग स्टाइल्स कैसे होते हैं। जिस तरह मैंने एक दफ़ा आपको पहले भी कहा था, हमने स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल्स तो शुरू में देख ही लिए थे कि एक सीएसएस के ऐसे को किन किन तरीक़ों से लिखा जा सकता है। नैरेटिव स्टाइल क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद पड़ता होगा जब आप उसके लेक्चर को रिव्यू करेंगे एग्जैक्टली टाइप ऑफ एसेस के अंदर, तो मैंने आपको कहा था कि कोई कंप्लीट ऐसे भी कम्प्लीटली जो है वो नैरेटिव स्टाइल पे नहीं होगा, कोई ऐसे जो है कम्प्लीटली भी आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल पे नहीं होगा। आप मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स यूज़ करके अपना ऐसे लिख सकते हैं। आज ये वाला जो भी हम पोर्शन देखेंगे, इस पोर्शन में आप लोग ये नोटिस करेंगे कि यहाँ 3-4 किस्म के आप पैराग्राफ्स देखेंगे, और मैंने ऑलरेडी उनकी टोन जो है वो किसी की आर्गुमेंटेटिव डिफ़ाइन कर दी है, किसी की नैरेटिव डिफ़ाइन कर दी है, ताकि आइंदा को हम कोई सेपरेट पैराग्राफ लिख रहे हों, हम एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हों और वहाँ हमें नैरेटिव पैराग्राफ इंसर्ट करने की ज़रूरत पेश आती है। हम एक आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ ऐसे लिख रहे हैं और हमें वहाँ एक इसकी कहता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की या वैल्यूएटिव पैराग्राफ की या एक्सपोजिटरी पैराग्राफ की ज़रूरत पेश आती है, तो वो हम वहाँ एंटर करते हैं। लेट्स गेट अलॉन्ग। अब हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट्स को भी इसी तरह इसी स्टाइल में लिख सकते हैं। जिस तरह हमने पूरी थीसिस स्टेटमेंट को लिखेंगे उसी तरह हम पूरे पैराग्राफ को लिखते जाएंगे। थीसिस स्टेटमेंट्स और पैराग्राफ्स कैन बी रिटन in the following ways depending on the context and issue। वो क्या है हम देख लेते हैं। एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? एक तरीकाकार, ये एनालाइज करता है एक इशू को डिटेल के अंदर। एनालिसिस कुछ भी हो सकता है। आपने एनालिसिस प्रोवाइड करना है पैलेस्टाइन का और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट का, आपको बताना पड़ेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट, इसकी जो है जर्मिनेशन की मेजर वजूहात क्या है, वाई डिड इट ओरिजिनेट। आपको बालफोर डिक्लेरेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा 1917 में। उसके बाद जो है ये पार्टिसिपेशन ऑफ जो है ऑटोमन एम्पायर, उसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलॉन्ग साइड विद जर्मनी। उसके बाद आफ्टर विनिंग द वॉर आपने ये बताना है कि उसके बाद क्या डिसाइड हुआ। उसके बाद जूइश रिटर्न जो है उसकी बातचीत हो गई, मतलब ये। उसके बाद पैलेस्टाइन का जो अरब वर्ल्ड था उसके अंदर, उस खित्ते के अंदर जो है उनका जो है कन्वर्ट करना ज्यूज़ का। उसके बाद उधर एक वॉर चलनी, उसमें मेरेकुलसली किस तरीके से वॉर, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग इशू। और अगर आप उसको रेजोल्यूशन की तरफ जाएँ तो एक और हिस्ट्री है, वो एक और डिबेट है। अगर आप रोड मैप फॉर पीस के ऊपर बात करना चाहें तो वो एक और डिबेट आ जाती है। तो वह मतलब ये एनालिसिस है कि आप उसको
किस किस एस्पेक्ट को किन किन एंगल से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। मैंने जब आपको अभी जिक्र किया है कि अगर आप उसकी रोड मैप फॉर पीस को देखते हैं तो उसका एक एनालिसिस डिफरेंट है, उसकी इनिशियल हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो एक और एनालिसिस है, उसकी रेजोल्यूशन की तरफ बात करना चाहते हैं तो वो एक और एनालिसिस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है कंपैरिजन। हम दो इश्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ। अब हम यहाँ जो है कंपेयर जब करते हैं तो दो चीज़ों को, ऐसे प्रोग्राम्स को करते हैं जिसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं और उन सिमिलैरिटीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं। हमने दो इश्यूज़ को कंपेयर करना है, और हमने देखना है कि हमें जो है इनमें से कौन ज़्यादा बेहतर लगता है। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को एक साइड पे पहले मेंशन कर देंगे, दूसरी साइड पे इंडिया को मेंशन कर देंगे और इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये इसका अम्ब्रेला है। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब हम इसमें मेंशन करते हैं कि इसके ये मिसाइल स्टैट्स हैं और ये इसके न्यूक्लियर वॉरहेड के स्टैट्स हैं। उसके अलावा इसकी पर्पसफुलनेस, ये दो तीन चीज़ें हैं जो कंपैरिजन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टाइल जो है वो है क्रिटिक। हमने कोई भी पॉलिसी है क्रिटिक करना है, क्रिटिक एन इशू विद रीजंस। हमने कोई भी पॉलिसी है उसको इन डिटेल देखना है। हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो है अर्बन फ्लडिंग की कंट्रोल की क्या पॉपुलेशन है। आजकल कराची में जो है वो बारिशों ने जो है वो तबाही मचा के रखी हुई है। मानसून जो है टोरेंशियल रेन्स ने खाली जो है फ़िलहाल तो हिट लिस्ट पे कराची है। अदर देन दैट लाहौर में भी अक्सर ये प्रॉब्लम चलता रहा है, मगर कुछ सालों से ये बेहतर हो गया लाहौर में। हमने इसको इशू को क्रिटिक करना है कि अर्बन फ्लडिंग की क्या वजूहात हैं और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कि क्या गवर्नमेंट कुछ ईयर्स के अंदर कोई एक्वीफर्स मतलब एक्सप्लोर करेगी, उसके अलावा उनको बचाने की कोशिश करेगी, उसके अलावा कुछ स्पेशल लैंडफिल एरियाज़ बनाएगी, कुछ ऐसे ड्रेनेज एरियाज़ बनाएगी जहाँ गवर्नमेंट प्लान करिए कि अगर इधर जो है इतने गैलन्स ऑफ वाटर आ जाए एकदम, तो हम फ़ौरन जो है इसको ऑब्जॉर्व कर सकेंगे और जो है हमारी फ्लडिंग नहीं होगी। उसके अलावा हमने डिस्कस करना है। डिस्कस मीन जस्ट लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, यू आर ट्राइंग टू एक्सचेंज योर आइडियाज़, यू आर ट्राइंग टू हैव गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन। हमने एवेलुएट करना है। ज़्यादातर तो एवेल्यूशन पॉलिसीज़ की होती है, रिसर्चेस की होती है, आइडियाज़ की होती है, क्वेश्चंस की होती है। हमने इधर एक आर्ग्यूमेंट को एवेलुएट करना है और उसको देखना है कि वो कितने हद तक वैलिड है। हम यहाँ ये प्रोनाउंस नहीं करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, क्योंकि जनरली हमारा काम ऐसे के पेपर में आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी को दिखाना नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी शो करने के जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ तो अगर हमने बताना है कि पाकिस्तान इज़ पुअर, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके रीजंस देने 1 2 3 4 कि पाकिस्तान क्यों एक पुअर कंट्री है। हमने ये नहीं बताना कि मतलब आप ये बताना शुरू कर दें कि भाई पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है 1, पाकिस्तान में जो है पॉवर्टी है 2, पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है 3, पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के अपने कोई कैपिटल एसेट्स नहीं हैं एज अ कंट्री 4, 5, पाकिस्तान की कोई अच्छी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में कंपनीज अच्छी नहीं हैं। ये हो गया। हैंस प्रूव्ड दैट पाकिस्तान इज़ अ पुअर कंट्री। ऐसा नहीं होता, ना हमने ऐसे करना है। ये इवेलुएट करने का बिल्कुल तरीकाकार ठीक नहीं है। मैंने जो आपको यहाँ बताने का मकसद है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। उसके बाद हमने आर्ग्यू करना है। हमने आर्ग्यू मोर और लेस, अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को देखेंगे तो ये सारा एनालिसिस कंपैरिजन एक तरह की है, मगर मैं आपको कैचवर्ड्स के तौर पे ये बता इसलिए रहा हूँ कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, कि ये अगर हमें कहा जाए कि आपने एनालिसिस करना है, आपने कंपैरिजन करना है, क्रिटिक करना है, तो आपको आता ना हो।
आपने एक एक पैराग्राफ की एग्जांपल ज़रूर देखी हुई हो। उसके बाद है नरेट, यूज़ कोटेशंस और एनी हिस्टोरिकल डेटा और कॉन्टेक्स्ट। हमने देखना है कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस का स्टाइल को देखेंगे। हम देखते हैं कि हमने एनालाइज करना है, और जब हम एनालाइज कर लेंगे तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक पे है। Pakistan's water woes have become alarmingly troublesome in recent years due to rapidly declining per capita availability of water. अब ये एक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के वाटर ट्रबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो गए हैं। क्या वजह है? कुछ सालों से उसकी वजह ये है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो गई है, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। लेट्स सी। वाटर शॉर्टेजेस have resulted primarily due to a huge increase in demand and population in urban areas. Availability of water has declined due to changing weather pattern and precipitation, climate change, lack of storage facilities and frequent droughts. ठीक, ये मतलब अभी एक्सप्लेनेशन है पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी अर्बन एरियाज की उसकी है। New large dams projects have been launched, but they are unable to cater to the rising demand of water. Water-intensive crops are widely used which consume more water. Research-based less water-consuming crops have been employed to a small extent by large agriculture production houses. Irrigation structure is in dilapidated condition, which leads to loss of water during irrigation. अभी तक तो हमें ये पता चला है कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बहुत सारे फैक्टर्स को दे रहे हैं। वी आर ब्लेमिंग मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमने थीसिस स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है खाली रूरल एरियाज़ के लिए है या अर्बन एरियाज़ के लिए। उसके बाद हम बता रहे हैं कि वाटर शॉर्टेजेस हैव रिजल्टेड प्राइमरली ड्यू टू अ ह्यूज इंक्रीज। इसका मतलब ये कि हम दोनों को क्लब कर रहे हैं कि हो सकता है अर्बन की इतनी डिमांड ना बढ़ी हो जितनी रूरल की इतनी ना बढ़ी हो जितनी अर्बन की बढ़ गई है। और अर्बन की डिमांड बढ़ना जो है आपको पता है कितना जो है वो हमारी पॉपुलेशन, ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में है। तकरीबन हमारी 63% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ इन ये पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है ये है रूरल एरियाज़ में। अच्छा, ये तो बात ये होगी। और उसके अलावा जो इसका मतलब ये है कि अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हुई है तो रूरल की भी कम हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जितना भी पानी अवेलेबल है मैक्सिमम तो हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है। पाकिस्तान का मैक्सिमम वाटर जो है एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, ये तकरीबन आपका 90% के करीब जो है यूज़ हो जाता है। बाकी तकरीबन 10% या 8% आप कह लें, वो जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 8%। इसका चार्ट भी अगर होगा तो इंशाल्लाह कभी शेयर करेंगे आपसे ज़रूर। अब बात ये आ जाती है कि हमने यहाँ एनालाइज किया है। आवर एनालिसिस कुड बी अटरली रॉन्ग, टोटल रॉन्ग हो सकता है, मगर बेसिकली हमने एक इशू को देखा है और उसके रीजंस प्रोवाइड किए। लेट्स सी हमारा अगला, ये एनालिसिस के बाद अगला स्टाइल कंपैरिजन का कैसा है। विल कंपेयर टू अप्रोचेस, या एक ही पॉलिसी के अंदर या दो पॉलिसीज़ को कंपेयर करना है, कैसे करना है। लेट्स सी। IMF प्रोग्राम रिकमेंडेशंस हैव बीन रिफ्यूटेड बाय रेनाउंड इकोनॉमिस्ट। अब बात आ गई है कि IMF के प्रोग्राम्स को क्या किया गया है। यहाँ बात ये चल पड़ी है कि IMF के प्रोग्राम को स्टूडेंट्स, ये कहा जा रहा है कि इसको जो रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया IMF के रिकमेंडेशंस को। आप और मैं जानते हैं कि IMF जब कभी आता है पूरी दुनिया में उसने जो आपको पैसे $5 बिलियन, $6 बिलियन, $8 बिलियन जो आपको लेंड किए हैं
दिए हैं वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसने वो सारी पॉलिसीज़ लेके आनी है जिसके तहत वो अपने पैसे को, जो उसने आपको डॉलर्स में आपको कर्जा दिया है, उसको प्रोटेक्ट करे। इसलिए वो आपको बार बार यही कहेगा कि सबसे ज़्यादा आपने अपनी डिमांड कम करनी है। जब आप अपनी डिमांड को रिड्यूस करेंगे तो आप अपनी इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे। जब आप इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे तो आईएमएफ का पैसा सिक्योर हो जाएगा। और अपनी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए वो आपको कहेगा कि आपने डॉलर की वैल्यू को हाई रखना है, आपने एनर्जी की प्राइसेस को हाई रखना है, आपने लॉसेस को रिड्यूस करना है, बजट डेफिसिट को अवॉइड करना है, उसके अलावा आपने इंटरेस्ट रेट को हाई रखना है, एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है, आपने पावर सेक्टर लॉसेस को रिड्यूस करना है, और मतलब एनर्जी लॉसेस हो, पावर सेक्टर लॉसेस हो गए, पावर सेक्टर की रिकवरीज को बेहतर करना है, सर्कुलर डेट से आपने जान छुड़ानी है, और मतलब एनीथिंग दैट इज़ ईटिंग अवे योर रेवेन्यूज यू हैव टू गेट रेड ऑफ दैट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है, सब्सिडीज़ नहीं देनी, इस तरह की सारी बातें। अब बात ये हो रही है कि आईएमएफ प्रोग्राम रिकमेंडेशंस हैव बीन रिफ्यूटेड बाय रेनाउंड इकोनॉमिस्ट। ओके, one group of economists aligned with the IMF suggests that structural adjustments, ये सारे जो अभी आपको मैं मिसालें दे रहा था वो कि IMF ये रिकमेंडेशंस देता है, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स होती हैं बेसिकली। One group of economists, let's read it again, one group of economists aligned with IMF suggests that structural adjustments, howsoever painful, should be followed in letter and spirit since they are the best bet अगेंस्ट इश्यूज एलिंग द इकोनॉमी। अब देखते हैं, बिल्कुल सही कह रहा, हो सकता है कि जो आईएमएफ ने आपको सजेशन दी हों, इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन ना हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्या होता है। द अदर ग्रुप अगेंस्ट आईएमएफ प्रोग्राम इज ऑफ द ओपिनियन that IMF suggestions are never tailored according to the unique operational design of different economies. They are of the opinion that IMF plan is never adaptive. Rather, the plan is dedicated solely to protect its own interests. The plan lacks originality and robustness since it suggests steps which impinge upon the economy and slows it down. तो मतलब एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आईएमएफ का प्लान फॉलो करना चाहिए। हमने उस एक जो है उसको कंपेयर किया है ओपिनियन को दूसरे सेट ऑफ ओपिनियन से। एक कहता है कि ये सबसे बेस्ट हेज है, मतलब सबसे बेस्ट बेट है। मुल्क की इकॉनमी को अगर आपने बचाना हो तो आईएमएफ से बेहतर आपको कोई सेवियर नहीं मिलेगा। मगर दूसरी साइड के इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर आपने मुल्क की इकॉनमी को बचाना है तो आईएमएफ को ये कहना पड़ेगा कि इसके अलावा कोई नए अडेप्टिव सॉल्यूशंस लेके आओ। ये वन रेसिपी, मतलब एक ही रेसिपी से आप निहारी नहीं बना सकते। ऐसी एक ही रेसिपी से, मतलब एक रेसिपी हो आपको अगर दी जाए कि आपने इससे जो है दही भल्ले बनाने हैं, तो क्या आप उससे बिरयानी बना लेंगे? क्या आप उससे जो है कहता है निहारी बना लेंगे? क्या आप उसे दम पोख्त या बर्गर या कोई फ्राइड जो है चिकन सिचुआन इस तरह की कोई चीज़ बना लेंगे? आईएमएफ तो आपको देता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही रेसिपी है, एंड दैट रेसिपी इज़ गोइंग टू फिट फॉर ऑल। तो इस चीज़ को कंपेयर किया गया है। हम दूसरा राइटिंग स्टाइल देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट अबाउट दैट कि वो किस हद तक इफेक्टिव है। उसके बाद हमने कहते हैं ना क्रिटिक करते हैं कि क्रिटिक क्या है। हमने एवेलुएट करना है, क्रिटिक करना है, क्रिटिसाइज करना है। ये किस तरह करना है? चाइनाज राइज हैज़ बीन स्टेलर ऑन द वर्ल्ड पावर स्टेज। अब हमने इसको क्रिटिक करना है कि चाइना का राइज जो है वर्ल्ड पावर स्टेज पे वो कैसे स्टेलर है। इट हैज़ इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ डिफेक्टो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। अब क्रिटिक करने का मतलब ये है कि आपने साबित भी करना है कि क्या ऐसा हुआ है, कैसे हुआ है, क्या प्रोसेस इस्तेमाल हुआ। वो मेरे ख्याल से रीजन स्टार्ट हो गए। चाइनाज राइज हैज़ बीन स्टेलर ऑन द वर्ल्ड पावर स्टेज. It has established itself as a de facto manufacturing powerhouse of the world. It has built stakes in the economies of developed as well as developing countries. It has been accused by the US and developed countries of Europe of laying a debt trap through its Belt and Road Initiative
to entrap African and South American economies. However, China has rubbished aside these allegations by stating its aim to remain either by stating its aim is to remain committed to investing in the development of these economies. It has developed military prowess and ascendancy in several strategic areas to counter influence of US and its allies. It has renewed its pledge to remain steadfast to peace and diplomacy. तो बेसिकली हम क्रिटिक कर रहे हैं कि चाइना ने कैसे वर्ल्ड पावर स्टेज के ऊपर अपने राइज को अचीव किया है। उसके लिए उसने मुख्तलिफ एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट की हैं, उसके लिए उसने जो है अपनी स्टेक्स क्रिएट की हैं, इकोनॉमिक स्टेक्स क्रिएट की हैं, अपनी बिजनेस स्टेक्स क्रिएट की हैं, कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजिक। आज आप देख लें दुनिया में हर अच्छा मोबाइल जो है अदर दैन एप्पल एंड सैमसंग, वो सारे के सारे चाइनीज़ मोबाइल्स हैं। एक वक्त था कि कॉपी पेस्ट मटेरियल आता था चाइनीज़ मोबाइल का। नोकिया और जो है कहता है एप्पल, तो अभी उस टाइम तक उसकी एंट्री नहीं हुई थी, मगर नोकिया, सोनी एरिक्सन, सैमसंग, ये जो थे वो वर्ल्ड लीडर्स थे मोबाइल मेकिंग के अंदर। मगर आज चाइना जो है वीवो, रेडमी और उसके अलावा ओप्पो, इस तरह के मोबाइल्स के थ्रू जो है मतलब मेरेकुलस लेवल तक के शानदार प्रोडक्ट्स बना चुका है। उसके बाद हमने एक इशू को डिस्कस करना है। डिस्कस किया है कि हमने उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। एक एंगल से देखना है इंडस्ट्री को, आगे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के रिलेटेड एक वो है मिसाल है। एक एंगल से देखना है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री कैसी है। दूसरे एंगल से देखना है कि क्या ये तरक्की कर सकती है, क्या इसमें कैपेसिटी है। फिर उसके बाद देखना है कि क्या ये एक्सपोर्टर्स के लिए ठीक है, नहीं है, क्या इंपोर्टर्स के लिए ठीक है, क्या ये इससे बेनिफिट होगा लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में। लेट्स फाइंड आउट। Pakistan's industry is in the process of expansion and development. Some experts are of the opinion that the country needs to develop a strong industrial base and move toward technology transfer. कि एक तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होनी चाहिए कंट्री की इंडस्ट्री की, और इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जाना चाहिए। इंडिया की मिसाल है, अगर वो कोई जेट्स ख़रीदता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जाता है। अगर वो कार इंडस्ट्री लेता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जाता है। विदाउट इन्वेस्टिंग इन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट in its research and development, the industry cannot progress beyond a certain threshold. अब हम यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर हम इंडस्ट्री में कहते हैं ना रिसर्च के थ्रू नहीं करेंगे इन्वेस्ट, तो ये प्रोग्रेस नहीं करेगी एक ख़ास थ्रेशोल्ड से। मतलब अगर आप जापान से लेके गाड़ियाँ इधर असेंबल करते रहेंगे तो कोई क़यामत, मतलब आप कोई क़यामत ख़ेज़ कोई अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। अगर आप रिसर्च यहाँ स्टार्ट कर देते हैं तो आप खुद से वो प्रोडक्ट बना सकेंगे। कम से कम आपको खुद ही प्रोक्योरमेंट करनी आ जाए, आपको खुद ही प्रोडक्ट्स बनाने आ जाए। द इशू हाउ एवर is the lack of industrial enterprise and capacity of private companies. हम ये जानते हैं कि होंडा ये गाड़ी खुद नहीं बना सकती। हम ये जानते हैं कि होंडा इस गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आपका पावर स्टीयरिंग है वो खुद नहीं बना सकती। इमेजिन करें आपके पास एक होंडा सिविक गाड़ी है या होंडा की बहुत अच्छी गाड़ी है, और उसकी स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग है उसके अंदर एक 1% का जो है फॉल्ट आ जाता है। वो ये है कि 140 की स्पीड के ऊपर सिर्फ 5 सेकंड के लिए स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। व्हाट वुड हैपन? आप पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा ज़िंदगी में 140 पे जाएंगे, अगर 5 सेकंड के लिए भी आपका स्टीयरिंग लॉक होता है एंड एट दैट टाइम you want to turn the car or you want to change the lane, God forbid, you're doomed. इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा रिसर्च प्रोडक्ट बनाना है पावर स्टीयरिंग का होंडा गाड़ी के लिए, दुनिया की किसी गाड़ी के लिए, कि उसमें एरर ना होने के बराबर हो। मतलब अगर 10 लाख पीसीज बने तो 10 लाख पीसीज में से शायद एक के अंदर 2 सेकंड के लिए स्टीयरिंग लॉक हो सके या स्टीयरिंग लॉक नामुमकिन हो। ये है रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट की बात।
तो बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हमारी यहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो जापान पे, अमेरिका पे और इसके ऊपर यूके पे डिपेंडेंट है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं। पाकिस्तान खुद नहीं बना पाता। Most companies are looking for easy solutions and are unable to employ indigenous talent. Product development is the main concern since the manufacturing process doesn't support it. The majority of the companies import machinery and don't allow local firms to manufacture their own products. Some industrial critics have argued that Pakistan is mere an assembly line for the manufacture of products. As long as the industrial base doesn't build self-reliance, the country's progress won't materialize. इससे हमें ये समझ आती है कि हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब हम रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इन एरियाज़ में, तो हमारी इंडस्ट्री की एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम एवेलुएट करते हैं आर्ग्यूमेंट को। क्या आर्ग्यूमेंट हमारे सामने? पाकिस्तान हिस्ट्री इज़ रिप्लीट, मतलब भरी हुई है, विद ग्लेरिंग मिस्टेक्स वाइल टेकिंग अ जैब एट नेशन बिल्डिंग। मतलब नेशन बिल्डिंग के दौरान हमने बेताशा गलतियाँ की हैं। The proposition holds true that the country remained without a working constitution for more than 25 years after its independence speak volumes about the failure to kickstart the democratic project. अगर आपके कंट्री बनने के 24 साल तक आपके पास एक वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपके मुल्क की डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट जो है वो कितने हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और जब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही नहीं है आपका स्ट्रॉन्ग, इंस्टीट्यूशंस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कैसे नेशन बिल्डिंग कहेंगे? जब आप डिस्पैरिटी क्रिएट कर देंगे तो एक दूसरे से जलेगा, दूसरा तीसरे के लिए बिकरिंग करेगा, देयर विल बी लेग पुलिंग, और उसके अलावा वहाँ आप जो है नैरो शिज़म्स में मूव कर जाएंगे, आप प्रोविंशलिज्म की तरफ चले जाएंगे, आप जो है वो वन जो है कहते हैं आपकी एक कौम है, मतलब आप पंजाबी जो है वो सिंधी को बुरा कहेगा, लैंग्वेज के बेस पे डिविजन्स आ जाएंगे। Arguably, without building democratic institutions and increasing participation of federating units, it remained impossible to build a national identity. Regrettably, without national identity building, the process of nation building stayed stagnant. It is often argued that bickering and bitter relations between an overbearing center and estranged provinces sowed the seed of an unharmonious relationship and posed a deafening challenge to achieve nation building. मतलब ये बेसिकली बताया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से मुख्तलिफ गलतियाँ करता रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेशन बिल्डिंग की तरफ नहीं आ सका। उसके बाद हम एक और जो है इसको असेस करते हैं, आर्ग्यू, उसके बाद नरेट है, देन वी हैव ओनली 2 लेफ्ट। विल फिनिश दिस वीडियो एंड कंप्लीट इन अ फ्यू मिनट्स। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमने मुख्तलिफ तरह से सीखा कि किस तरीके से हमने राइटिंग स्टाइल को देखना है, अपने पैराग्राफ को किस तरह आर्ग्यूमेंटेटिव बनाना है, किस तरीके से हमने अपने पैराग्राफ को डिस्क्रिप्टिव बनाना है, डिस्कशन वाला पैराग्राफ बनाना है। उसके अलावा हमने उसको एक्सपोजिशन कैसे बनानी है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बताया था कि हमने उसको जो है एवेलुएटिव कैसे बनाना है, डिस्कशन वाला कैसे बनाना है, क्रिटिक वाला कैसे बनाना है, कंपैरिजन वाला कैसे बनाना है, एनालिसिस वाला कैसे बनाना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट, मैंने आपको बताया था, कोई कंपार्टमेंटलाइज्ड किस्म की मेकिंग नहीं है। हमने हर जगह आर्गूमेंट्स यूज़ किए हैं और रीजंस यूज़ किए हैं। सिर्फ डिस्टिंक्शन है कंपैरिजन में ज़्यादा, कि आपने जब दो आइडियाज़ को कंपेयर करना है, दो अप्रोचेस को कंपेयर करना है, दो ग्रुप्स को के ओपिनियन को कंपेयर करना है, या दो थ्योरीज़ को कंपेयर करना है। क्रिटिक करना है तो इसका मतलब है कि आपने उसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है, जैसे चाइना वाला है कि किस तरीके से कोई चीज़ राइज हुई, किस तरीके से उन्होंने पॉवर्टी रिड्यूस की, किस तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है एक्वायर की। डिस्कशन के अंदर हमने कोई भी इशू डिस्कस किया जा सकता है विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। उसके बाद हमने एवेलुएट किया, हमने देखा कि पाकिस्तान की जो है वो आर्गूमेंट हमने क्या प्रोवाइड किया कि ये
नेशन बिल्डिंग नहीं हो सकी, उसकी वजह क्या है, उसके लिए हमने रीजंस प्रोवाइड किए। अब हम आरक्यू को देखते हैं कि आरक्यू क्या है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम is tellingly now the largest poverty alleviation safety net in the country that has come under fire. Okay, ये एक थीसिस स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी गई है। It has an endowment greater than rupees 240 billion a year, which reflects the success of this social safety program. मतलब हमारा कहना यह है कि एक तो ये सबसे बड़ा है, और दूसरी बात यह है कि इसको अगर 240 बिलियन रुपये मिले हैं तो ये ही इसकी सक्सेस रिफ्लेक्ट करने के लिए काफ़ी है। क्वाइट अ बिग क्लेम। मैनी क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन that the small dole outs offered through BISP are not enough to alleviate and eradicate poverty. दो बातें हो रही हैं यहाँ कि जो डोल आउट्स दिए जाते हैं, 2000 की किस्त दी जाती है, पर मंथ 3000 की दी जाती है, और ये जो हैं उनकी गुर्बत को कम करने में या बिल्कुल ख़त्म करने में कोई ख़ास रोल प्ले नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ तो क्लेम ये है कि ये बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ है और नॉट इनफ, मतलब काफ़ी नहीं है, मतलब इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पा रहे। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट दीज डोल आउट्स आर क्रिएटिंग डिपेंडेंसी एंड दिस ह्यूज अमाउंट कैन बी यूज टू set up industries to increase employment in different domains. Quite काफ़ी हद तक ये भी आर्गूमेंट भी ठीक है। द प्रोपोनेंट्स ऑफ बिस्प वो कहते हैं कि भाई ये तो अगेंस्ट जो बिस्प है, उन्होंने कहा है कि भाई 240 अरब रुपए देने की क्या ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान जो है वो कहता है 240 अरब रुपए की बेतहाशा ऐसी फैक्ट्रीज लगा सकता है एक साल में, और अगर उनको लगा दे और इस तरह की पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्रिएट करे तो शायद बिजनेस बढ़ जाए। बहरहाल क्या कहा जा सकता है, ये तो गवर्नमेंट की अप्रोच है। द प्रोपोनेंट्स ऑफ बिस्प however are of the view that people hailing from different income backgrounds scattered across the length and breadth of the country are benefiting in different ways. बहरहाल जो इसके वो हैं हक में बोलने वाले हैं बिस्प के, वो कहते हैं कि देखें थर पारकर में हो सकता है इंडस्ट्री आप ना लगा सकें, हो सकता है कि आप जो है हैदराबाद सिंध के किसी गोठ में आप इंडस्ट्री उधर लगने वाली ना हो, उधर के बंदे को आपने उधर पैसे डिलीवर करने, वो कैसे करेंगे। हर जगह इजी पैसा का नेटवर्क है, मगर हर जगह जो है अब उसके लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे डिस्प्लेस करेंगे। उन जगहों के ऊपर प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट रिसोर्स एरियाज नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ आपको डोर स्टेप पे मैसर नहीं है। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ कि कहता ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इन टोटलिटी क्रिटिसाइज़ कर सकें। उसके बाद हमने नरेट करना है, एक और स्टाइल है। लेट्स सी नरेशन हमारी कैसे होती है। फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस आर इंट्रिकेट एंड रिक्वायर मेटिकुलस कंसिडरेशन बिफोर दे कैन बी अंडरटेकन। मतलब फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस जो हैं वो बहुत ही केयरफुली ली जाती हैं और बहुत बारीक बीनी से एक एक चीज़ को स्टडी करना पड़ता है। हमें उसका फॉल आउट भी देखना है, उसके रेपरकशंस भी देखने हैं, उसके रेमिफिकेशंस भी देखने हैं। फॉरेन पॉलिसी की कोई भी चॉइस है, दीज आर जस्ट लाइक रिलेशंस विद हाउस होल्ड रिलेशंस तो नहीं है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के रिलेशंस हैं जिससे आपकी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, आपका टूरिज्म इफेक्ट होगा, आपकी रेपुटेशन होगी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपकी स्टैंडिंग इफेक्ट होगी, यूरोपियन यूनियन है, ईडीबी है, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर आप होगी, एफएटीएफ की एक कंप्लायंस का थोड़ा सा इशू हो, आप देखें पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस आर वेरी वेरी डेलिकेट इश्यूज। इन डेलिकेट इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो है वो मेटिकुलस कंसिडरेशन होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो was a prime minister who understood the subtle art of diplomacy. अब ये बेसिकली नरेट किया जा रहा है। He knew how to employ different diplomacy strategies to advocate the foreign policy of the country. One of his famous foreign policies was bilateralism, through which he engaged individual countries. He paid visits to different countries
and forged a strategic and multilateral alliance. Pakistan gained immense prestige and importance as a result of this bilateralism approach. Once Shamshad Ahmad, Pakistan's foreign secretary, said that Bhutto's era of diplomacy was the golden era of Pakistan. तो यहाँ ये बेसिकली नैरेटिव स्टाइल है, यहाँ ये कॉमा नहीं होना चाहिए, एक मिस्टेक है ये। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी चॉइसेस बहुत इंट्रिकेट होती हैं, और इन फॉरेन पॉलिसी की जो चॉइसेस हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। और हमने इधर नरेट होते देखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक फॉरेन पॉलिसी चॉइस थी, और वो फॉरेन पॉलिसी चॉइस क्या थी? वो थी बायलैटरलिज्म। और ये काफ़ी हद तक मतलब जो अब तक इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है और उसके अलावा मैंने जो वीडियोस देखी हैं उससे पता ये चलता है कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी थी ZAB की बायलैटरलिज्म की। और उस टाइम पाकिस्तान जो है जिस उससे गुज़र रहा था, पाकिस्तान एक इंतहाई पुअर कंट्री था, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, और उसको पाकिस्तान ने केटर करने के लिए जो है ये बायलैटरलिज्म वाली जो पॉलिसी है वो वेस्ट जर्मनी उस ज़माने में था, ईस्ट जर्मनी उस टाइम जो है वो रशिया के कब्ज़े में था, तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। इसके अलावा अभी तक तो हमने ये नैरेटिव स्टाइल्स और नरेट करने वाला एक पैराग्राफ पढ़ा, एक आर्ग्यू वाला पढ़ा, एक एवेलुएट वाला पढ़ा, एक डिस्कस वाला पढ़ा, क्रिटिक, कंपैरिजन, एनालिसिस, और ये हमने अब तक 1 2 3 4 5 6 7 हमने मुख्तलिफ ये 1 2 3 4 5 6 7 ये मुख्तलिफ किस्म के हमने पढ़े हैं। और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम अपने पैराग्राफ को इन तरीक़ों के मुताबिक लिख सकते हैं। मैंने अभी भी ये बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्लैरिंग आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो कंपैरिजन में नज़र आएगा, रीज़न सब में देने आपने, उसके अलावा आपको आर्ग्यू में नज़र आएगा और नरेट में कर आएगा। मतलब ये ओवरलैपिंग ही होंगे, एवेलुएट, डिस्कस, क्रिटिक और एनालिसिस, ये तकरीबन ओवरलैपिंग होंगे, ये एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो ये आपके लिए जो है अपने इंटरवीनिंग पैराग्राफ्स को, या आप इसी कहते हैं ना टोन में, एनालिसिस वाले टोन में अगर अपना चाहें तो इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं आप, इसमें इंटरवीनिंग बॉडी पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, और इसी में आप जो हैं इन मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर आप चाहें तो अपना कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। मगर मेरी आपको सजेशन ये है कि ये वाले स्टाइल्स जितने भी हैं आपने यूज़ करने हैं अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर। आपने अपने बॉडी पैराग्राफ इंट्रोडक्शन को आप जितना सिंपल रीज़न फील्ड रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। सेम गोज़ फॉर कंक्लूजन। लास्ट टाइम भी मैंने एक पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में एक दफ़ा सुन लें। अभी तो ये जो अप्रोचेज़ मैंने आपको बताई थी तो जितनी भी हैं अगर आप ये इंटरवीनिंग पैराग्राफ्स के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये इस लेक्चर से थोड़ा अनरिलेटेड है मगर पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है, और कंक्लूजन से रिलेटेड एक्सप्लेन है कि आपका कंक्लूजन जो है, इफ़ यू वांट टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू, कंक्लूजन शुड बी मिरर इमेज of your introduction। ये आपका आसान कर देगी काम। ये वाले सारे अप्रोचेस जो आपको मैंने यहाँ भी मेंशन किए हैं, ये आप इंटरवीनिंग पैराग्राफ्स के लिए जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनके लिए बखूबी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक जो है आपके मैटर को रिजॉल्व कर देगी, आपके इशू को रिजॉल्व कर देगी। थैंक यू वेरी मच।